भी स्टॉक मार्केट में वो इस पे देखा। सिंगापुर क्रैश, मुंबई क्रैश, टोक्यो क्रैश, इवन द न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एवरीथिंग सच अ ह्यूज लॉस। तो ये एक उसने इंस्टिगेट कर दिया लोगों को। साथ में मैंने लिखा है टू गेट 18+। बहुत बड़े हम हमारी एज होगी एज ए नेशन 78 ईयर्स, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली बिलो 18 है अभी तक। हमें कोई आदमी नहीं सुनाता है, हम वो सुनते हैं और अपनी इकोनॉमी को काफी खराब करते हैं। ना तो हमें डॉक्टर साहब बैठे हैं वो बताएंगे ही फेसेस डेली बेसिस के कहीं पर भी कुछ होता है हम अपना रबर चलाते हैं, हम अपनी बसों को चलाते हैं, अपने रिक्शे तोड़ते हैं और हमारी ये हरकतें। दिस इज द वे हाउ वी बिहेव अगेंस्ट व्हाट्स हैपनिंग ऑन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसराइल में ने कुछ कर दिया तो हमने अपने टांगे वांगे चला दी, यूएस ने कर दिया तो हमने अपने टाइम चला दी। मतलब वी आर सच काइंड ऑफ पीपल। तो इसलिए मैंने ये डेलिबरेटली लिखा कि लेट्स ट्राई टू डू 18+। अब हमें एक काफी बड़ा सारा झटका पड़ चुका है। दो झटका उसने होल्ड कर लिया थोड़ी देर के लिए। उसने एक टेस्टर लगाया हमें एंड वी हैव रियली बिहेव्ड अगेंस्ट दैट। सब लिया गिटार सब गिटार चाहिए हुई एंड वेरी गुड। गिटार को बजाने के लिए वो एक साइड पे छोटा सा एक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है जिसको पेक्ट्रम बोलते हैं। पेक्ट्रम एक शार्प एज छोटा सा इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। और अगर कोई बड़ा आर्टिस्ट हो तो वो अपने नेल से बजाता है, या अगर उसकी फिंगर की जनरली दैट टर्न्स हार्ड वो प्ले करने के बाद, या वो उसकी हेल्प से बजाता है। लेकिन दैट डिपेंड्स किस चीज से उसको बजाया जा रहा है और उस तरह की साउंड देता है। अगर वो फिंगर से बजाएगा तो काइंड ऑफ कोर्स साउंड विल बी कमिंग आउट, नेल से बजाएगा लिटिल फाइनर, और अगर इससे बजाएगा इंस्ट्रूमेंट से बजाएगा थोड़ी फाइन सी साउंड आती है। चाहे हार्ड नोट पे बजाए, चाहे वो ABCD डी हार्ड पे बजाए, जिस पे भी बजाए आपको साउंड उतनी ही फाइन मिलती है। दैट मीन्स कि ये चीज, ये नाखून है या वो पेक्ट्रम है, उससे आप इसको पेन दे रहे हैं। दिस पेन इज एक्चुअली गिविंग यू द साउंड, द म्यूजिक, द आर्ट is coming out when you are in pain. So जब भी कोई ज़हन दिल पे लगा, जिंदगी की तरफ निकली जाओ। हम भी गोया किसी सांस की तार हैं, चोट खाते रहे तो be the human of like that. पिछले दिनों असमत साहब आए हुए थे तो एक बड़ा अच्छा रेफरेंस दिया था ड्रैगन थ्योरी, शायद चाइनीज या जैपनीज थ्योरी है। दैट थ्योरी सेज कि अगर आपका कोई हाथ, ड्रैगन का कोई हाथ कटता है उसमें से 5-6 हाथ निकल आते हैं। दिस इज हाउ द लाइफ इज। हमें जब भी कोई हार्ड टाइम आता है, हमें वी ऑल ह्यूमन बिहेव इन वेरी मैच्योर, वेरी पॉजिटिव एंड रेजिलिएंट वे। द सेम वे वी आर गोइंग टू बिहेव इन दिस सिचुएशन। व्हाट्स गोइंग टू हैपन? सो अब जिसको जहां पे जख्म लग गया है, now we are supposed to give some very nice, very sweet and very artistic kind of music. सर क्या हो गया? एक मिनट आपने बुला ले ली, जख्म लग गया। Anyways, the next slide, of course, that will describe another thing.
लीडिंग? पॉलिटिक्स लीड कर रही है, कौन लीड कर रहा है सर? आपका क्या ख्याल? Interrelated है. So if you have a political instability, economy will go down the road. Exactly. So we can't say that any single thing is leading. Politics follows economy and economy follows politics. That's why the bigger economies, they always try to fiddle into the other things and they get the results. और हम कब इस काबिल हो जाते हैं कि दूसरों को तंग करें? When we have the stronger power. जिसके घर में दाने होते हैं उसी के कमरे से कभी भी कोई दूसरा बंदा जितना मर्जी बड़ा फिलोसोफर हो। पिछले दिनों मैंने एक छोटा सा एक टॉपिक था that was shared on social media, that was about चनाब क्लब। जब चनाब क्लब बना था तो what was the objective of that? लोगों को इकट्ठा करना ताकि एक सोशल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारे का सारा that got occupied by the elite of the city, elite of the society, और उसमें no scientist is there just because of their intellect. मतलब अगर उसी के पास पैसे हैं तो होंगे, they can come over there, they become definitely a member of that. But अगर उनका इंटेलेक्ट की सिर्फ बात करें तो इंटेलेक्ट की बेस पे नहीं, so that means आप बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप बहुत बड़े फिलोसोफर हैं, आपका इंटेलेक्ट लेवल बहुत हाई है, still you are not influential until and unless you are not strong economically. So is the case with politics. और politics और economics एक दूसरे ही से strong होते हैं. That's why one country which is the most stable in the world, अब why they are most stable? अगर आप यूएस की हिस्ट्री को देखें, एक बुक थी जो कि यूएस एम्बेसी इन पाकिस्तान, उसने वो प्रिंट आउट किया था उसे, नेम वाज ज्योग्राफिक एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूएसए। जब उस बुक को हम पढ़ते हैं तो वी फाइंड दैट इज ऑलमोस्ट 90% सेम लाइक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से स्टार्ट, ग्रेजुअली उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद सर्विस में आया, तो दैट इज काइंड ऑफ सेम एज अ America sees world catches the cold. This is a very famous saying. अगर यूएस को छींक आती है तो पूरी दुनिया में आती, and this particular happening is just in front of you people. यूएस में सिर्फ एक छोटा सा, चाहे वो एक नॉनसेंस पॉलिटिशियन की मिसकैलकुलेशन है या उसकी इंस्टिगेशन है या उसकी सिर्फ शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने की उसकी कोशिश है, व्हाटएवर दैट इज, दिस हैज हैपेंड दैट होल वर्ल्ड हैज गॉट द कोल्ड। अब पूरी दुनिया में नजर होगा, व्हाट विल बी द रेमेडी ऑफ दिस? अगेन वी विल हैव टू रिटेलिएट, वी विल हैव टू react on it, and this reaction definitely that is very important. But going into the details, how we Pakistanis will react on it, we got to go through the further details, what is happening in the economy, how the situation is there. As a matter, let's go to the tariff history first of all. The first tariff was introduced to the world in 1789 by the Qaeda-e-Azam of the USA, George Washington. Only 5% on imports it was imposed, just to protect the local industry, just to make sure that the economy is going in the right way, etc. In 1890, 100 years ago, 49%. That was protectionism. Napoleon, it is said to be. William Mickey, by the way, Trump says that he is my leader. So, protectionism की जो कॉन्सेप्ट है उस पर बिलीव करने वाले, उसको क्वाइन करने वाले विलियम मिकेले ने 49% टैरिफ लगा दिया इंपोर्ट्स पे। उसका रिजल्ट क्या आया? In 1893 this act made 25% unemployment in the US. अब आप देखिए कि आप इंपोर्ट को बैन कर रहे हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट को बैन करने से
Then tariff on the raw material that was implemented in 1928. Only on the raw material to protect. Again अभी भी लगाया गया है raw material पे, लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि आप अगर raw material पे लगाएंगे यूएस की इंडस्ट्री को महंगा मिलेगा raw material and again दूसरे कंट्रीज में इसको प्रोड्यूस करना आसान हो जाएगा. So you are basically not protecting your industry, rather you are against your own industry by putting this much tariff on the raw material, particularly to those raw material which is being used here in your country as the source of making a value added goods. Then came roaring 20s. बड़ी ये टर्म को ये टर्म एग्जाम्पलीफाई की जाती है. दिस इज कॉल्ड द जैज एज, जिसमें डिस्कोस, बार्स ये सारे यूएस में आए, जिसने कल्चरल चेंज ले आया यूएसए में. दैट वाज द 20s राइट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. अब लोगों ने क्या किया था, दे स्टार्टेड अगेन सोशलाइजिंग, उनको डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज दिखी एंड दे स्टार्टेड इनटू द इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्री को बूम भी मिला. So the roaring 20s were there, but again, then another thing happened. The Great Depression. That started in 1929, and additional 20% import duty was again imposed. Why? Just to trying to protect that our industry is suffering maybe. Situation after the war is not calculated as much good way as it should have been. So situation was miscalculated again. So जो उसकी roaring 20s में इंडस्ट्रियलाइजेशन की वहां पे जो मिस्टेक्स हुई, उन मिस्टेक्स को जस्टिफाई करने के लिए पैसे लगा दिए. But again what happened? The whole world faced 66% downfall of the stock market. पूरी दुनिया फिर से नीचे चली गई. Why? Again. And then this big war, this big recession that ended up into what? The Second World War. The Second World War, वैसे very rightly said, it was not the war of ideology. No, not at all. It was not the war of maybe the systems. किसी तरह किसी हद तक सिस्टम की कह सकते हैं कि socialism was there, capitalism was there, they both started quarreling with each other, etc. But it is said that every war is somewhere having economy behind. किसने बचाया यूएस की पूरी डूबती हुई कश्ती को? Weapon industry. Maybe people would have studied जो 1940 या 41 में ऑस्कर अवार्ड्स हुए. First time in the history of Oscar, the Oscar trophy was made with wood. Why? Because the metal was being used in making bullets, tank shank, etc. So बनाने के लिए यूज हुआ. So first time in the history, Oscar को भी wood का बना दिया. They were just injecting to the economy by mass producing, involving the whole world into the war. And when it is very rightly said by an Indian author, हमारी टीचर के साथ से हटके मतलब कोई भी अच्छी बात नहीं सुननी चाहिए. He said कि when war is there, that is the best situation to gather all your nation at some point. Same has happened here. What was there politically? Obviously, we were quarreling with each other. Some
hostility was there, some polarization was there. But now at the moment, at least we are not. No doubt it is said that this is just for the time being. This was the need of the moment, and this is for the moment. But obviously, the objective had been received from that particular one. So was happened in 1939, and then after finishing of the war, League of Nations was no more. United Nations was made. Certain other objectives were there, and generally agreed tariff and ट्रेड सिस्टम आ गया, गैप जिसे बोलते हैं 1948 में, ताकि एक कोटा सिस्टम लगा दिया गया, टैरिफ वैरिफ बंद कर दिया। जस्ट कोटा लगाया जिसमें कहा गया कि ओके ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, ऑल स्मॉल और बिग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड विल बी गिवन ऑलमोस्ट द इक्वल चांस टू गो इनटू द इकोनॉमी, टू प्ले देयर रोल एंड सेल देयर गुड्स वेयरएवर दे वांट। जस्ट उनको उनके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट के मुताबिक उन्होंने कह दिया कि हमने इतना ये वाला गारमेंट, ये वाला शूज, ये वाली प्रोडक्ट कैटेगरी फलाना कंट्री से इतनी लेनी है। तो दैट वाज देयर, दैट एंडेड अप इन 1995 व्हेन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू द ऑपरेशन एंड इट टोटली केम इनटू द ऑपरेशन इन 2005 जब सारा कोटा सिस्टम खत्म हुआ एंड फ्री ट्रेड वाज स्टार्टेड। सो दैट इज अ ब्रीफ हिस्ट्री। टैरिफ कब लगा, उससे क्या क्या रिजल्ट आया। Nobody can say that टैरिफ ने कोई यूएस की इकोनॉमी को बहुत बड़ा सारा बोल दिया। यही वजह थी कि उन्हें बार-बार अपनी पॉलिसीज को चेंज करना पड़ा, बिकॉज दे वर सफरिंग फ्रॉम अगेन व्हाट इज हैपनिंग। एनीवेज, अगर पॉसिबल हो एक तो इसको आप उस मोड में कर लें जो प्रेजेंटेशन मोड नहीं होता। सर नहीं, वो चल नहीं रहा, सपोर्ट नहीं कर रहा, प्रॉब्लम। अच्छा सही। और दूसरा है कि अगर जो पॉसिबल हो तो टैरिफ के ना स्पेलिंग वो कर लें, करेक्ट कर लें, टी लिखा हुआ है। हाँ ताकि अगर तस्वीर नहीं, अगर तस्वीर आए ना तो वो गलत ना है, बिकॉज पीपल आर टेकिंग पिक्चर्स। हाँ, वापस आके ना अभी कर लें करेक्ट, और ताकि मैं दोबारा पिक्चर ले सकूँ। बहुत अच्छा, अच्छी लिस्ट है। This is just a little introduction of what has happened. Just आपको दिखाने के लिए, otherwise everybody knows कितना ज़्यादा टैरिफ किस पे लगा है। लेकिन एक important note जरूर है कि who are our competitors, particularly in the textile industry, because we are exporting most of the goods, commodity or product what we are exporting is textile. So textile के point of view से अब देखें तो इंडिया से 3% नीचे है, बांग्लादेश, श्रीलंका, कैम्बोडिया, वियतनाम, निकारागुआ, इथियोपिया को छोड़ के बाकी सारे जो है कुछ या हमसे ऊपर है या अराउंड दैट। बट हमें इससे बड़ी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें मिल रही हैं दैट हम डिस्कस इन द नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स। इस बंदे को जानते हैं
नाम भी सुना होगा, आज को देखा भी होगा. What he said, he very rightly said, life is a tragedy in close shot, but comedy in long run. ये हुआ हमारे साथ, and this is what happened. क्लोज शॉट में हम सब लोग ट्रेजेड हो गए. और ये क्या हो गया? उन्होंने लिबरेशन डे का नाम दिया इसे. 2 अप्रैल को दुनिया की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई. Then 9 अप्रैल उसने कहा कि for the 90 days and suddenly stock market boosted up. वैसे साइंटिस्ट का ये कहना है कि that was totally planned one. उसने करना ही ऐसा था. उसने पहले हमें थोड़ा सा डराना था, हमें हमारा रिएक्शन देखना था. उसे सबसे अच्छा रिएक्शन किसने दिया? चाइना. उसने कहा आपने मुझे लगाया है 37, ओके, फ्रॉम माय साइड आई एम रिटर्निंग यू इन द सेम करेंसी एंड 37. उसने कहा another 50, he added another 50. He said 90, he said okay 90. And now 145% tariff is imposed by at the moment on China, and same is the reaction from Chinese side. They don't afraid. Why? Why they don't afraid? वही पंजाबी का मामला है, जिनके घर में दाने हैं वो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखने वाला कंट्री है, और उसमें बगैर कोई जंग अपनी इकोनॉमी को काम करेंगे. That's a big example. It's not necessary in the world कि आप सिर्फ वॉर ही से इकोनॉमीज बिल्ड कर सकते हैं. I can build without directly going into the war. Rather, my focus is specifically on economy, and because of the economy, I have built great political influence on the world. वही जो मैंने सेंटर वाला जो economy is there, and what world is saying initially. अगर हम थोड़ा सा किसी जगह चले जाए 15, 20, 25 साल की हिस्ट्री देखें, जब कोल्ड वॉर era was there, तो क्या कहा जाता था? There was bipolar world. One pole was US, the other pole was USSR. USSR is no more, only Russia is there. And now what is said? Bipolar world is again US and China. Now the people are in the bloc of US or in the bloc of China. Why? The economy. Again, the economy. लेकिन अब हमारे पास एक बड़ी एग्जाम्पल आ चुकी है. पहले हिस्टोरिकली क्या है? अगर हम ऑटोमन्स को स्टडी करें तो, अगर हम मोगलाइट्स को स्टडी करें तो, अगर हम ब्रिटेन या रोमन्स को स्टडी करें तो, ये सारी की सारी हिस्ट्री एक ही लाइन में मिलती है कि वॉर इज गिविंग यू, वॉर इज रिटर्निंग यू इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, bigger influence, better progress. But they have totally challenged and nullified this total narrative. अब आप सिर्फ इकोनॉमी को बिल्ड करें, टेक्नोलॉजी को बिल्ड करें, तो आप पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल हो सकते हैं. So this is the thing that we people, we the Pakistanis, we are a 250 million population. We are the 5th largest nation, but unfortunately underskilled or not skilled. So that's why we are having economy which can utilize the maximum manpower. हमारी इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग पे और एक्सपोर्ट पे चलेगी. एटलीस्ट अगले कुछ साल, 2 या 3 डेकेड्स तक तो हमें ऐसे ही रहना होगा. मीनवाइल इफ वी डेवलप आवरसेल्व्स, अगर हम लॉन्ग टर्म में थोड़ी सी वर्किंग करके डेवलप करते हैं, तो राइट नो हमने क्या करना? राइट नो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आप उसको कितना स्ट्रांगली कर सकते हैं, कितना हाईटेक कर सकते हैं. दैट इज द थिंग. सर नेक्स्ट प्लीज. वर्ल्ड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, पूरी दुनिया की टोटल एक्सपोर्ट कितनी है? 30.85 ट्रिलियन. और इसमें चाइना का पार्ट कितना है? 3.51 ट्रिलियन, 10% ऑफ द टोटल वर्ल्ड. 8 बिलियन पीपल, एक पूरी के पूरे प्लेनेट में 10% एक कंट्री के पास. पाकिस्तान इज एट नंबर 60. वैसे एज अ नेशन के साइज पे है, वी आर 5th लार्जेस्ट नेशन. हम एक्सपोर्ट में कहां पे? 60. मैंने डेली मेरे साथ में इंडिया और बांग्लादेश देखा, क्योंकि हमारी ये एक आदत है कि
कि हम जैसे भी अपना रैंक देते हैं इमीडिएटली देते हैं इंडिया का रैंक कौन सा है। सो दे आर एट नंबर 8। तो बातें कर लेना इज फाइन। किसी जगह पे बैठ के हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े हैं, हम खूबसूरत हैं, हमारे मसल बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, ये सारी चीजें बातों में बहुत अच्छी हैं। एक्चुअली द थिंग इज दैट 8 नंबर पे वो है और हमसे 8 दर्जे ऊपर बांग्लादेश है। ये वही कंट्री है जो हम कहते थे काला है, छोटा है, पतला है, पेट बड़ा, हाथ छोटे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। They have kicked us out from the ring. हम कॉटन के चौथे बड़े प्रोड्यूसर, एक फुल लीवर का कॉटन और हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। इसकी रफली $40 बिलियन की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल और एक फुल लीवर ये बाहर से देता है, फूल भी, पत्ते भी, कांटे भी, और उसी को बना के बेच देता है। What they are earning 57 बिलियन, 50 बिलियन टेक्सटाइल्स, बाकी इसको खास एक्सपोर्ट्स नहीं है। So this is another big eye opener for everyone. जो टेक्सटाइल के लोग हैं उनके लिए भी, जो टेक्सटाइल से नहीं है उनके लिए भी, बिकॉज हम बड़े अरसे से सिर्फ टेक्सटाइल पे बैठे हुए हैं। और एक और मैंने आगे स्लाइड रखी हुई है जो फिर से हमारी आंखें खोलेगी कि हम टेक्सटाइल से जरा थोड़ा सा स्टेप डाउन कर ले तो हमारे लिए अच्छा होगा। दिस इज अबाउट दैट व्हाट यूएस इज इंपोर्टिंग, और यूएस दुनिया में कहां से इंपोर्ट कर रहा है। और वो एक छोटी सी विंडो में यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि कंट्री का नाम भी नहीं, अगर इसको क्लिक करें तो तब नजर आता है। यहाँ हम खड़े हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट यूएस पे वो है 5.47 बिलियन, और मैक्सिको टॉप पे है, चाइना उसके बाद है, कनाडा एटसेट्रा एटसेट्रा। अनफॉर्चुनेटली इसमें चाइना, इंडिया और ए का डॉक्यूमेंट नहीं होता जो साइज में, पॉपुलेशन साइज में हमसे बड़ा हो, बाकी सारे हमसे छोटे। लेकिन व्हाट दे आर एक्सपोर्टिंग, दे आर एक्सपोर्टिंग मोर देन अस, दे आर एक्सपोर्टिंग अदर देन द टेक्सटाइल्स ऑप्शन। क्योंकि बहरहाल टेक्सटाइल उन्होंने क्यों बाहर निकाला? फैसलाबाद इज मैनचेस्टर ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान। तो मैनचेस्टर को क्या तकलीफ हुई है, उन्होंने क्यों टेक्सटाइल डाली? ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन है। वी आर मैनचेस्टर एंड मैनचेस्टर इज नॉट डूइंग दैट। व्हाई? बिकॉज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, और इसमें लेसर लेवल, स्मॉलर लेवल, शॉर्टर लेवल का आपको स्किल चाहिए। They people develop themselves into the better level of skill and they shift it. उन्होंने हमें दे दिया, हम सारे इकट्ठे हो गए, तो हमने धागे वाले इकट्ठे किए और हमने शुरू कर दिया। What we are doing, we after making all the effort the whole year, 250 million people are doing what? हम $410 बिलियन का GDP बनाते हैं, जिसमें से सिर्फ $34-35 बिलियन जो हम एक्सपोर्ट, और उसमें से टेक्सटाइल कितना है? तकरीबन 19 बिलियन। सो मीन द मेजर इज टेक्सटाइल एंड और लेस इज व्हाट $3 बिलियन की हम करते हैं आईटी, बाकी कुछ खास नहीं। मे बी यू पीपल नो अबाउट पाकिस्तान वर्ल्ड्स बेस्ट जेमस्टोन, जो एमरल्ड, ग्रीन एमरल्ड है, उसका पाकिस्तान इज हाउस नेचुरली। और बड़े सालों से फिजागढ़ सवाल का जो एरिया है वहाँ पे पॉलिटिकल वॉर चल रही है, ये पार्टी इसका, ये पार्टी इसका, नथिंग इज कमिंग। एंड इजराइली एंड इंडियन टेक्नीशियंस आर ग्रेटेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर शार्पनिंग, टू गिविंग इट शेप। हम सिर्फ पत्थर निकालते हैं वहां से ग्रीन कलर का, वो ग्रीन कलर का पत्थर सही जेम बनता है उन लोगों के हाथों से जिनको हम काफर कहकर भी गुलराजी करते हैं, हम उन्हें बुरा कहकर भी राजा राजी करते हैं। India, dirty nation, but we are giving value to what we are producing. It's an eye-opener. It's just an eye-opener. So next, Pakistan export plan, which is just 5 साल का डेटा, 27 बिलियन, 2020, 21, 22, then suddenly हमारे मुल्क में experts आ गए and we suddenly got down. हमने हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट की $39 बिलियन गवर्नमेंट टच किया, फर्स्ट टाइम वी क्रॉस्ड
$30 billion psychological barrier in 22 and 21 and 22 we got near 40 and suddenly हमारे यहाँ कौन आ गए? हमारे experts आ गए and the experts showed their expertise and we dropped down. In 23 हमारा 11% increase है. अब 24 we are expecting 34 to be plus probably. Maybe that will be equal to 35, maybe little less than 35 or whatever the figure comes at the end of June. Let's see. Let's think positive. इसमें जो ब्रैकेट आपको दिख रहा है ये टेक्सटाइल का है. आप देख सकते हैं 27 में 12 बिलियन, 2020 में 12 बिलियन, कितने परसेंट हो गया? ऑलमोस्ट 40. अगेन ऑलमोस्ट 40. तो रफली अगर आप देखते हैं तो हमारी टेक्सटाइल का पोर्शन आपको एक्सपोर्ट्स में ज्यादा दिखता है. अगेन व्हाट इज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, नेचुरली स्ट्रॉन्ग इन कॉटन. दैट्स व्हाई अगर हम अपने आप को ये कहें कि हमने इस चीज में एक्सेल कर लिया है तो प्लीज काम डाउन, प्लीज थिंक रियलिस्टिक. आप नेचुरली कॉटन में स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए आप इतने ज्यादा इसमें से कुछ कमाने की पोजीशन है. अदरवाइज द कंट्रीज हु आर नॉट स्ट्रॉन्ग नेचुरली दे आर मेकिंग मोर मनी. वियतनाम इज मेकिंग मोर मनी, Nepal is making more money, Cambodia is making more money without growing a single crop. They are just buying outside. When Pakistan exports to US, this is the data that we are almost at 6 million at the moment. Let's see what happens. Next up, Pakistan export by country. Out of this, हम 17% सबसे बड़ा जो सिंगल कंट्री है हमारी डेस्टिनेशन वो यूएस है. हम 17% है वो उसको एक्सपोर्ट करें. अब इसके अलावा यूरोपियन यूनियन को हम कर रहे हैं, थोड़े से अफगानिस्तान को कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Why यूएस? Only one reason. That's the biggest single country destination. There is no other good reason. So why we are relying on that? That is the thing. There is a serious crime as a nation we have been committing since we born in this world. We have not been working on the market development. Of course, I will talk about it in the preceding slides. Sir, please next. मेन एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान में क्या है जो हमारे पास? ये क्लोथिंग. और यहाँ पे हमने सिर्फ 28 मिलियन की पर्ल्स, प्रेशियस स्टोन, मेटल्स और कॉइन्स की. ये वो चीज जो प्रॉब्लम थी, कुछ 2-4 चीजें जो हमारे पास मे बी वर्ल्ड्स बेस्ट हैं, नेचर ने गेन की है, लेकिन हम सिर्फ नेचर की दी हुई कॉटन ही उगा रहे हैं. हम बाकी एरियाज कवर नहीं कर रहे. जस्ट 28 मिलियन हैज अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर वन. इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट किया. अदर देन दैट एवरीथिंग इज जस्ट इन फ्रंट ऑफ यू. अगर इसमें से टेक्सटाइल का पोर्शन निकाल दें, 17 और 2 निकाल दें और 8 ये वाला कॉटन निकाल दें, तो कहाँ जाए? ये सिर्फ परसेंटेज नहीं है. जब हम इसके टोटल वैल्यू की बात करेंगे तो देन इट विल बी अनदर आइटम. ये हम कहाँ पे खड़े हैं? Unfortunately, nowhere. Sir, next please. Here comes the retaliation. When US roared like anything, there was a smart retaliation from China, Canada, and European Union. जिस दिन ये हुआ था, same day, जैगुआर ने, पोर्श ने, इन्होंने अपनी कंसाइनमेंट पोर्ट से वापस मंगवा ली थी कि यूएस को हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया. इसको रिटेलिएशन. क्या किया इन्होंने? इन्होंने उन एरियाज में जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया, उन एरियाज में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, जो वैल्यू एडिशन हो रही है, उनके यूजर्स के रॉ मटेरियल को हटा ताकि दे मे फील द पेन. उन्होंने इस बंदे को लेके आया. व्हाट दे डिड? चाइना वहां के जो फार्मर्स थे उनको और जो कार मैन्युफैक्चरर्स थे उनको टारगेट किया. अगेन These are the same people जिन्होंने ट्रम्प को वोट दिया. कनाडा ने किया पोल्ट्री इंडस्ट्री को,
यूरोपियन यूनिवर्सिटी में। अब ये फोकस्ड है इंडस्ट्री का और उन्होंने उसी को कहते हैं। दिस इज का जैसे वो एक स्मार्ट लॉकडाउन वाली पाकिस्तान में टर्म आई दैट रियली गेव द रिजल्ट्स। इन दुनिया में 3 कंट्रीज थे दोज वर कंसीडर्ड द बेस्ट टू हैंडल द कोविड-19 and Pakistan was at the number 3 after New Zealand, Hong Kong. We were at the number 3 and the reason was the smart lockdown. This is called how smart working gives you. Sir, next please. ये है ये हम सबके लिए परेशान है। टेक्सटाइल वाला इंटरनेशनल कॉटन एडवाइजरी कमेटी ने जो पर कैपिटा कॉटन की कंजम्पशन है यूएस की, उसका ये रिजल्ट दिया है कि पिछले 25 सालों में उधर कॉटन का यूजेज वैसे ही कम हो रहा है। अब हमें परेशान होना चाहिए। हम चाहे इस पे इमीडिएटली मार्केट को गेन करने की जो कोशिश करते हैं वो हमें बिल्कुल करनी चाहिए। व्हाटएवर द पोटेंशियल इज देयर इन द मार्केट वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू एक्सप्लॉइट दैट, बट एट द सेम टाइम वी शुड अंडरस्टैंड वेयर द इंडस्ट्री इज मूविंग ऑन। There is industry moving on. Man-made fiber is coming into the scene very vigorously. That's why Vietnam, China, and other countries are making a hell of money out of it. Though they are not producing, again and again I'm saying they are not producing cotton. They are not producing these man-made fibers. Just एक छोटी सी मैं एक और चीज आपसे शेयर करूँ। 2016 इटली ने हेम्प की कल्टीवेशन को लीगलाइज किया 2016। अब हेम्प आपको पता है क्या है? हमने हमेशा से ये सुना है कि हेम्प एक फ्राई किए हुए स्नैक्स बनाने वाली चीज है और पार्टी पे पीने वाली चीज है। बस हमें 2 ही बातों का पता था, या उसके पकौड़े बनते हैं या वो डेरों पे पी जाती है या पार्टी में यारों दोस्तों के साथ पी के तो दिमाग की हमें बस नहीं। बट मिनिमम नंबर ऑफ पीपल who know hemp is son of this soil. Like Basmati is also son of this soil. I mean the western Punjab जिसमें हम रहते हैं, this is son of this soil. इसी तरह से hemp is son of this soil. अब इस सन को यूरोप ने अडॉप्ट किया, इस सन को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इस सन को बड़ा किया, इसको उन्होंने बाकी से हेम्प बना दिया। अब वो हेम्प से क्या कहते हैं? They are making everything other than drinking and eating the sand. टेक्सटाइल में यूज कर रहे हैं वो, इसमें इलेक्ट्रॉनिक की इंसुलेशन में यूज कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। 2016 इटली लीगलाइज्ड है कि आप हेम्प को उसकी कल्टीवेशन के लिए लाइसेंस देना शुरू करें। एंड यू नो वेयर इट इज स्पेंडिंग नाउ? दुनिया की टोटल हेम्प की प्रोडक्शन का 25% इटली से आता है। हमने 2018 में लीगलाइज करने की बात की थी, जस्ट 2 साल बाद। और मजे की बात यह है वो वाले बंदे जो इसकी कल्टीवेशन के उस वक्त खिलाफ थे, अब वो पॉलिसी नहीं। एंड हेम्प इज स्टिल समवेयर इन माउंटेन्स, समवेयर इन अगेन इन ग्रीन ट्रेन्स एटसेट्रा एटसेट्रा। हेम्प इज स्टिल नॉट। हेम्प को भी रगड़ा लगाया है। हमने अभी भी हेम्प को सिर्फ रगड़ रहे हैं। And what the world is making out of it, it is said until 2030 hemp की मार्केट $80 billion की। अभी तक कॉटन, अभी तक वही कुछ। We are unfortunately not sniffing what is going to happen in near future. World is coming out of it. Why? सस्टेनेबिलिटी। हम रोज खाते भी सस्टेनेबिलिटी, हम रोज पीते भी सस्टेनेबिलिटी है, हम सोते भी सस्टेनेबिलिटी पे हैं। कॉटन की जो टोटल उसको वाटर चाहिए उसका 15% पर एकड़ आपको हेम्प देगा। 15% वाटर यूज करें, नो पेस्टिसाइड एट ऑल, नो केमिकल फर्टिलाइजेशन। मीन आपने कोई उस पे उसकी फर्टिलाइजर पे आपने कुछ पैसे नहीं लगाने, आपने उसके स्प्रे पे कोई पैसे नहीं लगाने, आपने सिर्फ 15% आपने पानी डालना है, एंड यू विल गेट व्हाट? दैट फाइबर। अब उसमें एक और नेचुरल प्रॉपर्टी है, दैट इज एंटी माइक्रोबियल नेचुरली। आपकी जो बॉडी ओडोर होती है उसको वो कवर अप करेगा, ये उसमें नेचुरल टेंडेंसी है।
Other than that, other than the textile, it's highly used in medicines, it's highly used in insulation, and many other things. It is said to be a super plant. From its root, in its leaf, it can be utilized, it can be turned into cash. But unfortunately, we are not doing that. We are just playing with that. So that was a big eye opener for us. अगर हमने strategically सोचना है, I mean what obviously the topic of all that discussion is, हमें कहाँ जाना है? Strategy कहते किसे हैं? What you have and how you can capitalize it. बड़ी सिंपल सी बात है. Strategy का word is coming from the military. In the armed forces, a word use किया जाता है that is called course of action, and how you will hit your target. And you can hit your target not straight only. You can go many ways around, so that the target is your main thing, and whatever the way you go there, that is the thing. मैंने अभी आपको बताया कि यूएस की जो हिस्ट्री है, जिसको ज्योग्राफिक एंड कॉलोनियल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ यूएस बोला जाता है, that is almost same like Pakistan. एग्रीकल्चर इकोनॉमी से स्टार्ट हुआ होगा. यूएस itself इतना वास्ट है कि बाकी उसको एग्रीकल्चर ही सूट करती है. अभी भी 2025 में की दुनिया में सबसे ज्यादा व्हीट कौन प्रोड्यूस कर रहा है? वो इतनी कॉटन प्रोड्यूस करता है कि हम जो कॉटन की लेते हैं वो हमें भी छोड़, हम भी उससे कॉटन लेते हैं. Why? That's the question. There is a textile के friends हैं. Why we go for the US cotton? Though we are very rich. क्यों है भाई लोग? Anyone? Sir, Bukasa. Why US? Quality. Fine. Fineness, quality, length of fiber, white. For the last many years, every extension is saying, the same university where we are talking right now, they are saying कि कॉटन की जो पिकिंग का प्रोसेस है, इसको अगर थोड़ा सा फाइन कर लिया जाए तो मे बी हम यूएस कॉटन के बाद में जाते हैं. लेकिन हम अभी तक जूट के बैग्स में इसको पैक करते हैं, पत्तों समेत उसको खेड़ के ले आते हैं, बाद में उसको लैदा करने के चक्कर में गंदी सी कॉटन होती है, वो गंदी सी कॉटन से गंदे से हो गई. And we are not able to produce white fabric from the Pakistan. Though we are fourth richest cotton producer in the world, and we are number one maybe in the cotton surplus. हम जितनी पैदा करते हैं हमारे यूज से जो बड़ी है वो सबसे ज्यादा हमारे पास है. But not fine. US cotton, Egyptian cotton, Giza cotton, those are very nice. Why those are nice? The process is nice. The people have learnt it. But unfortunately we are behind somewhere. And what are the top textile destinations? Top destinations कौन सी हैं? यूरोपीय यूनियन नंबर 1. GSP प्लस पहले हमें कितनी देर होगी? 2014 में हमने लिया. अभी भी हमारी जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट है यूएस. Where is the village? हम क्यों understand कर रहे हैं? हमारे पास GSP प्लस है, वो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर और सबसे ज्यादा उसका वो कंज्यूमर भी है. इसके बावजूद GSP प्लस को हमने प्रॉपरली कैपिटलाइज नहीं किया. That means strategically we are weak. We are not strategically heading towards that bigger destination जो हमें ज्यादा पैसे दे सकती है. हम अभी भी यूएस की तरह. अगर एक कंट्री जिसकी पर कैपिटा कंजम्पशन कम हो रही है, एक कंट्री जो आपको वक्त छोटी मोटी दर भी लगा रहा है, एक कंट्री जो आपकी इकोनॉमी पे कभी कभार छोटी मोटी डाका वाका भी डाल देता है, आप स्टिल उसकी मोहब्बत का शिकार हैं. क्यों? वाई वी आर कंसिडरिंग देम अ ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड? वाई? जबकि हमारे पास और डेस्टिनेशंस हैं. मैंने ग्रीन किया है वियतनाम और बांग्लादेश को, बिकॉज ये वो दो कंट्रीज हैं जो कॉटन प्रोड्यूस करती हैं. राइट? अच्छा, वो इंपोर्ट कितनी कर रहे हैं? 98 मिलियन और 15. इन्होंने क्या करना है? They are buying from us cheap, adding some value and selling it on high price. Vietnam is said to be having one of the best needlework in the world. अब उन
पास हमारे जैसे बड़े बड़े ब्रेन नहीं है, हमारे जैसे खूबसूरत मस्कुलर फेसेस भी नहीं है, अजीब से हैं वो। उन्होंने क्या किया हुआ है, वो इंपोर्ट करते हैं कॉटन, अपने गंदे से फेस पे वो मास्क पहन लेते हैं, उसमें वैल्यू ऐड करते हैं और दुनिया को महंगी बेचते हैं। सर हमें ही महंगी बेचते नहीं, वी आर नॉट गेटिंग फ्रॉम वियतनाम एंड बांग्लादेश, बट दे आर डूइंग व्हाट स्ट्रेटेजिकली जिसे सोचना कहते हैं वो सोच रहे हैं। वैल्यू ऐड करना किसे कहते हैं, आपने रॉ लिया, आपने वैल्यू ऐड की तो महंगी बेची। साल्ट, हम दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये सोडियम क्लोराइड है सेकंड लार्जेस्ट है, हम उसे कहते हैं 3 रुपए किलो बेचते हैं या 4 रुपए किलो बेचते हैं, और जिसको बेचते हैं वो उससे क्या क्या बना, इंडिया इज एडिंग लॉट ऑफ वैल्यू। हमारी सारी एक्सपोर्ट्स बंद हो जाती है, हम इंडिया के साथ लड़ पड़ते हैं, बॉर्डर बंद कर देते हैं, लेकिन कभी आप जाके बांग्ला से देखें तो वहां से जिप्सम और साल्ट की सप्लाई नहीं। ट्रेड सीक्रेट्स, ट्रेड एग्रीमेंट्स, पेट्रोकेमिकल, पेट्रो डॉलर कॉन्सेप्ट समझने के लिए इट्स ग्रेट थिंग। What did King Faisal? He asked Henry Kissinger that he would not supply oil. He came back with a greater strategy. First of all, they killed Shah Faisal, not a good man, Farag Gharez. बाद में आए, Henry Kissinger came again and he said, let's go for a greater agreement. हम पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट देते हैं, आपको प्रोटेक्शन हम देंगे, आपके पैसे को प्रोटेक्शन हम देंगे, आप जितनी भी ऑयल की ट्रेड करेंगे वो डॉलर में करेंगे, और आपके हम अकाउंट्स खोलेंगे यूएस में। जस्ट लुक हाउ स्मार्ट दे आर। स्मार्ट होने के लिए सफरुल्लाह में ऐसा नहीं कह रहा, जरूरी नहीं है मुसलमान है तो हम स्मार्ट हैं, नो, अगर ऐसा होता तो सिचुएशन और व्हाट दे डिड, उन्होंने उन्हीं के अकाउंट्स, उन्हीं को पैसे पे करने के लिए यूएस की मार्केट में, यूएस के बैंक्स में आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, आप प्रिंसिपल मनी ले सकेंगे। हाँ, उसके केस आपको आईफोन अगर 15 आ गया वर्ल्ड में तो बाकी दुनिया को तो आईफोन आराम से मिल जाएगा। आपको आईफोन ना हम 28 कैरेट का ना एक डायमंड लगा देंगे, इट्स अ लिमिटेड एडिशन। सर यू विल लुक स्मार्ट, इट्स कवरिंग इज गोल्ड, 24 कैरेट गोल्ड, इट गोज विद योर इमेज व्हेन यू आर सिटिंग इन योर लार्ज limousine made of 24 karat gold again, and you will be sitting into it alongside your cheetah with a golden collar around its neck, and you will be holding that this much style that suits you, sir. And sun is above the moon. What they are doing this. They are adding value, and they are selling to us. Vietnam, Bangladesh. अब नीचे जो कुछ कंट्रीज ने लिखे हैं, these are the points which should think again. ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, ये वो तीनों कंट्रीज हैं जहां पे हम टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करना पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते। I was having a meeting with someone from Trade Development Authority of Pakistan in Karachi last time. I asked that man, really? Can't see that Australia, Japan and Russia are also on the move? क्या नहीं दिखता हमें कि ये भी दुनिया में होते हैं? आपको सिर्फ 2 ही जगह दिखती। Why our foreign policy is sleeping somewhere? Why our business people are not influencing the policy makers? कि आप इस एरिया को टच करते हैं। अब आप देखिए वो कहां से मंगवा रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टिंग फ्रॉम कहां? बांग्लादेश। And Bangladesh, Vietnam again is not producing cotton. What they do? Bangladesh and Vietnam, they are getting cotton from Pakistan, India, China. They add value. They say to Australia, they say to Japan, they say to Russia. By the way, why we can't? That is the problem. Where our market exploration is lacking. That's a serious crime, as I said. We have been committed. And sir, you understand what are the punishment of the bigger and massive crimes, what it should be, and we are facing, of course, as a nation, that we are down every day. Sir, next please.
राइट हैंड इज दैट अब यूएस ने एक छोटी सी एक्टिविटी कर ली, उसे स्टेप बैक कर लिया. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स व्हाट वी आर गोइंग टू फेस एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजीज एटसेट्रा. यूएस ने एक कटल किया, वापस लिया, लेकिन उसने एक चीज को बता दी है कि देयर विल बी अटैक. ये जो 10% इन्होंने लगा के होल्ड कर दिया है, अगर वो स्टेप बैक स्टेप डाउन करते भी हैं तो 10% विल स्टिल स्टे. ये अभी तो खैर कुछ भी कहना हरफे आप नहीं है, बट वी शुड बी रेडी फॉर दैट. ये 10% तो रहेगा. अब इस 10% में क्या होगा, वो पूरी की पूरी दुनिया अब अपनी कैपेसिटीज को फिल करने के लिए होगा. अब जीएसटी प्लस हमारे पास है, लेकिन हमने उसे यूटिलाइज नहीं किया. ये एक प्रॉब्लम है दैट वी आर गोइंग टू फेस एंड वी शुड इमीडिएटली बी रेडी फॉर दैट. और हमें इमीडिएटली इसकी तरफ मूव करके कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनानी होगी ताकि हमसे जीएसटी प्लस वाला जो स्टेटस है उसका हम बेनिफिट ले सकें. जब यूएस को सप्लाई कम हो जाएगी वियतनाम की, क्योंकि वियतनाम ज्यादा बड़ा फेस करने के लिए जा रहा है, चाइना ज्यादा बिगर चैलेंज फेस करने जा रहा है, बांग्लादेश हमसे बिगर चैलेंज फेस करने जा रहा है. इंडिया इज दीज डेज हैविंग वेरी गुड टर्म्स विद यूएस और हमसे 3% उसका टैरिफ भी कम होगा. तो हमें एक वो चैलेंज तो देगा है. बांग्लादेश के पास या वियतनाम के पास जीएसटी प्लस तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी बड़ी अच्छी वर्किंग करके अपनी कॉस्ट पे वर्कआउट कर लिया. द बेबी स्टेप हैज ऑलरेडी बीन टेकन. अब हमें वो चैलेंज देने जा रहे हैं यूरोप की मार्केट, बिकॉज दे आर हैविंग एम्पल कैपेसिटीज, वेकेंट कैपेसिटीज. अब एम्पल कैपेसिटी भी हो, वेकेंट भी हो, तो वो थोड़ा सस्ता भी बेचने की सिचुएशन में होंगे. सो व्हेन दे विल बी ऑफरिंग चीपर, ऑफ कोर्स प्राइस से अच्छी स्ट्रेटेजी और दुनिया में कोई नहीं. व्हेन यू आर ऑफरिंग समथिंग सेम क्वालिटी एट अ लिटिल लोअर प्राइस, सो ऑफ कोर्स यू विल गेट द. अब वियतनाम और बांग्लादेश हमें चैलेंज करेंगे अगेन. सो दीज आर द नाइटमेयर्स दैट वी नीड टू बी रियली ready and vigilant about that. Great neither word, grip on the man-made stuff. और man-made stuff में already दुनिया आ रही है. सो cotton producing के लिए चाहिए. बांग्लादेश done marathon exercise of the cost. अब उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो थोड़ी बहुत ट्वीकिंग के बाद they will be ready होता है. इंडिया relatively quicker in days. क्यों? क्योंकि एक उनकी टेक्नोलॉजी हमसे बेटर है. नंबर 1, वो ज्यादा बेटर रेट पे ऑफर करने की पोजीशन में है. नंबर 3, अगेन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी बैलेंस. वो हमसे ज्यादा स्मार्ट प्लेयर हैं ऑन द डिप्लोमेटिक ग्राउंड्स. हमें इस चीज को मानना होगा. समटाइम वी परफॉर्म गुड, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि वी आर ऑलवेज परफॉर्मिंग गुड, बिकॉज दे आर हैविंग better footing into it, into UNO, they are having better footing into the other trade agreements. So definitely that will be making its influence. So here are some strategies. Number 1, that is the immediate move. That is reactive strategy. How we will react. Our first reaction will be the cost cutting. And the second point, cost cutting एक बहुत important area है. अगर इस पे हम वर्क कर लेते हैं जो बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि एक चीज जो हमारे इंडस्ट्री थोड़ी सी मिस्टेक कर रहे हैं, वो कॉस्ट कटिंग की जब भी बात आती है वो मैन पावर कटिंग. मैन पावर कटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री में जो है ही लेबर इंटेंसिव, आप उसमें मैन पावर को कट करके क्या करते हैं, तो बिगर डिफरेंस आपको नहीं है. ये पहली बात तो ये ऐसे माइंड में हो जाना चाहिए for the every industrialist, for the every person who is working into this labor intensive industries. इससे आपको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं मिलना. आपको मिलेगा ऑटोमेशन से, आपको मिलेगा अपने फाइबर के. रॉ मटेरियल कितना है, अगर मैं सिर्फ टेक्सटाइल की एग्जांपल दूं तो हमारे किसी भी गारमेंट में रफली 50 to 55% मटेरियल उसकी कॉस्ट में, उसमें जो मैन का पोर्शन है वो सम टाइम वेरी करता है 10% से 15%. हम 15% के पीछे भागना शुरू कर देते हैं, जिसका कम्युलेटिव इम्पैक्ट जो बहुत बड़ा है. अगर हम 50% के पीछे भागेंगे तो हमें कम्युलेटिव इम्पैक्ट भी ज्यादा लगेगा. सो दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग. सेकंड पॉइंट, दैट कैन बी पॉलिटिसाइज्ड बट दैट इज नॉट पॉलिटिकल. हम लोगों ने अगेन एक नेशनल क्राइम किया जो हम बार बार करते हैं. अब की बार फिर हमने किया.
whenever these people are in government, they immediately do one thing. They hold the foreign exchange rate. डॉलर को होल्ड करना बहुत बड़े जाहिलों का काम है. Let me say very bluntly, very bluntly. आपकी ग्लोबल इकोनॉमी अगेन जो कि मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में मैन की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है और आप इंपोर्ट पे बहुत रिलाई कर रहे हो. वी आर एज ए नेशन 78 years. हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एज कितनी है? अगेन 78 years. इन 78 years में हमारी सिचुएशन क्या है? मैं इंपोर्ट बिल की तरफ जब जाऊंगा, आप बताइए. इसके बाद जब हमने सेकंड स्ट्रेटेजी को स्टडी करना है तो हमारे पास क्या है? सर नेक्स्ट लीजिए. ये है हमारे एक्सपोर्ट वर्सेस इंपोर्ट बिल्स. अब आप देखें हमारी इंपोर्ट है 56 बिलियन, जबकि हमारी एक्सपोर्ट कितनी है? दैट इज 33 बिलियन. एक तो ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी हम फेस कर रहे हैं. अच्छा, हम मंगवा के रहे हैं, वो चेक करें. पेट्रोलियम सबसे ज्यादा, उसके बाद एडिबल ऑयल. हमें सबसे ज्यादा टेंशन है कि हमारा वेट बढ़ रहा है और हम सबसे ज्यादा पैसे उसको वहां पे लगा रहे हैं, वेट बढ़ रहा है. एनीवेज, देन कम्स मशीनरी. हम $9 बिलियन की मशीनरी इंपोर्ट करते हैं. एज अ नेशन वी आर having 78 years history of textile. हमारी निटिंग की मशीनें कहाँ से? जापान, जर्मनी. हमारी वीविंग की मशीनें कहाँ से आती हैं? स्विट्जरलैंड, स्पेन. इफेक्ट्स की मशीनें कहाँ से आती हैं? यूएस, स्पेन. अच्छा, कितनी मजे की बात है, ये सारे कंट्रीज टेक्सटाइल. सो यू सी व्हाट इज स्मार्ट वर्किंग. हम केमिकल्स कहां से लेते हैं? चाइना, जर्मनी, ताइवान. क्या करते हैं? इस केमिकल को अपनी उगाई हुई दुनिया की जो टेक्नोलॉजी का उपयोग होते हैं. दिस इज अब हमारी इकोनॉमी इतनी ज्यादा इंपोर्ट कर रही है और हमने डॉलर के रेट पर स्टैग्नेट किया. मतलब ये एक कोई भी एवरेज से ब्रेन का बंदा होगा ना, एवरेज से बिलो एवरेज, उसको भी ये बात समझ आ जाएगी कि जब आपने इस तरह का बैलेंस ट्रेड रखा हुआ हो, जब आप हिम्मत ना कर रहे हो इनोवेशन की, जब आप नया बनाने की कोशिश ना कर रहे हो, जब आप हाईटेक में ना जा रहे हो, इस तरह की सुविधा नहीं है. 1991 में when India took this step कि डॉलर के रेट को मार्केट पर छोड़, let it drop, let it rise according to the market norms. अभी इंडिया में डॉलर कितने का? बांग्लादेश में डॉलर कितने का है? 200 मतलब हम टके टके से नीचे आ गए. Why? Because of these bad strategies. There is no strong scientific reason behind holding your foreign exchange on a single thing when this kind of economy you are having. You are not Kuwait. No, you are not Qatar. वो आपके लीडर्स हो सकते हैं, आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आपके टेक्नोलॉजिकल लीडर्स हैं, बट देयर बैलेंस ऑफ ट्रेड इज डिफरेंट. इसलिए वो डॉलर को मतलब $4-5 का एक दिनार को रख सकते हैं, वो बड़ा रख सकते हैं. ठीक है, आप नहीं है इंस्टीट्यूशन. जस्ट फील योरसेल्फ. हमारे सारे मेरे यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो दावा करेगा कि उसके ये जो थंब प्रिंट्स हैं वो उसके सिबलिंग से मिलते हैं, उसके पेरेंट्स से मिलते हैं, दादा से मिलते हैं, या किसी के भी आदमी में ऐसा नहीं है ना. ऐसा वी आर ब्लडी डिफरेंट. व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग दिस? वी आर डिफरेंट. सो अगर हम इस डिफरेंस को एक्सेप्ट कर लेंगे तो वी विल बी इन पोजीशन टू मेक बेटर स्ट्रेटजीज. हमें इनहेरिटेड स्ट्रेटजीज की, नकल की हुई स्ट्रेटजीज की जरूरत नहीं है. वी शुड बी वेरी मच क्लियर, वी शुड बी वेरी मच ऑनेस्ट. हमें इस ओपन नेकेड रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा. देन वी विल बी इन पोजीशन. अब आप देखिए, हम मशीनरी नहीं बना रहे. आई हैव पर्सनली विजिटेड ये जो मार्केट है, कालिया मार्केट जिसे बोलते हैं, जहाँ पे वो लोकल लेवल पे टी-शर्ट्स के लिए छोटी मशीन बनाई जाती है लकड़ी. वो जो दिलीप की वहां पे खरादिये मिस्त्री उन लोगों ने मिलकर ऐसी मशीन बना रखी है जो आपकी सारी की सारी लोकल मार्केट को सर्व. अब
अब क्या मायरेंट सी जन्नत से आया? क्या फुकुहारा जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के डिसेंडेंट है कि वही मार्केट को ठीक करें? हम नहीं बना सकते ये मशीनरी, इज हाई टेक। वो अब मैं वही आपको जो बात अभी कर रहा था, दे पीपल हु आर नॉट प्रोड्यूसिंग टेक्सटाइल, दे आर प्रोड्यूसिंग द टेक्सटाइल मशीनरीज। सोल्जर लूम्स आर ग्रेट। कहां से आ रहे हैं? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड कितनी टेक्सटाइल बनाता है? कत्तन नहीं बनता। जापान कितने कॉटन उगाता है? बिल्कुल नहीं उगाता, इंपोर्ट करता है, लेकिन हमें महंगी महंगी मशीनें बना के देता है और हम लेते हैं। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। हमें इस साइड में वर्क करना है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेटजी, देन जो नेक्स्ट स्ट्रेटजी मीन द मिड टर्म स्ट्रेटजी, जिसकी तरफ हम जाएंगे, डेलिबरेटली पुट दिस स्लाइड ऑन इट, कि हमें पहले अपने ट्रेड बैलेंस को देख के देन हमें देखना है कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी इज रिएक्टिव प्लस प्रोएक्टिव। इसलिए क्या है, दैट वाज रिएक्टिव। अब सिचुएशन आ गई, अब रिएक्ट करें। रिएक्ट स्मार्टली, ट्राई टू रिएक्ट स्मार्टली। लेकिन अगर हम मिड टर्म की बात करें, एवरीबॉडी नोज हु इज हैविंग द बैकग्राउंड ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के स्ट्रेटजी को हम शॉर्ट टर्म कहते हैं, जो 1 ईयर की हो, जो 2 ईयर 3 ईयर तक की चली, जिसे मिड टर्म बोलते हैं, और 5 ईयर एंड प्लस और हम उसे लॉन्ग टर्म बोलते हैं। मिड टर्म में हमने जो ट्रायल्स किए हुए हम उसको कवर अप कर सकते हैं। कैसे? सर प्लीज नेक्स्ट। What is red highlighted? No work at market development, an unforgivable crime we have been committing. और उसके लिए जो ऑक्सीजन है वो क्या होगी? उसके लिए ऑक्सीजन मार्केट डेवलपमेंट ही होगी, और वही होगी। ऑस्ट्रेलिया इज देयर, जापान इज देयर, यूरोपियन यूनियन इज देयर। So let's try to come out of this romance of US and try to grab the other markets also. Those are fully open. We just need to sit together with those people who are leading the industries there, the imports and exports there, man-to-man relationship, people-to-people relationship, business-to-business relationship. इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, maybe just 1 or 2 years, and we will be able to serve the markets other than US, other than Europe. और हम अपनी सरप्लस कॉटन सारी की सारी बेच सकेंगे। हमें थोड़ा सा अपने वर्किंग करनी पड़ेगी अपनी उसमें क्वालिटी पे, हमें लीडर वर्क पे काम करना होगा, एंड वी विल बी ओके। मैं कितनी देर बता रहा हूँ? जस्ट मैटर ऑफ 1 to 2 years। ये कोई लंबी सारी साइंस नहीं है, लंबी साइंस है आगे द नेक्स्ट वन। अभी क्या है, आपने रिएक्ट करना है, आप कॉस्ट कट डाउन कर ले, और अगर हम इन्फ्लुएंस करें इंडस्ट्री पीपल कि आपने फॉरेन एक्सचेंज को जो रिजर्व करके रखा हुआ है, अगर इसको थोड़ा सा ढीला छोड़े, इसको थोड़ा मार्केट के साथ सिंक्रोनाइज होने दें, once it will be there, of course there will be, थोड़ी देर के लिए आपको मुश्किल आएगी, क्योंकि आप फेस करने जा रहे हैं थोड़ा सा स्लम। वो स्लम आप कवर अप कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज से, और साथ में इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा उसकी स्पेस मिल सकती है, वो उस पर वर्किंग कर सकते हैं। सो इसके लिए ऑक्सीजन क्या है, इन हमारी मिड टर्म स्ट्रेटजी क्या होगी? मिड टर्म स्ट्रेटजी है हमारी कि हमने हाई टेक पे वर्किंग स्टार्ट करनी है और मार्केट डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। Great. That's a good break. Yes.
source is not responding that way. Then we go through this other way around. Okay, so the next is the long-term strategy that I have named it bumpy road to the highway strategy. What is bumpy road? We are going to face big hurdle because we internally are going to react on it. We do react that we are not working in the high-tech industries. The machinery itself, the chemicals, these are the two main areas as far as indigenous industries. अगर हमने इस इंडस्ट्री को फीड करना है तो हमें वर्किंग करना होगी 5-6 साल एंड ऑनवर्ड कि हमने हाईटेक मशीनरी और केमिकल की डेवलपमेंट यहाँ पे करें, जिससे बैलेंस ऑफ ट्रेड आपका सबसे अच्छा हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी एक्सपोर्ट सिर्फ इससे निकल के जो टेक्सटाइल एंड मैन एंड एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं उससे निकल के हम आएंगे दूसरी साइड। तो इसके लिए अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट शोइंग वेल। यूएस वाज लाइक पाकिस्तान and we need to follow which model? Please don't be offended on it. South Korea, Singapore and Israel. नाम से हटके इजराइल का जो टोटल पानी है जस्ट 4% जो कल्टीवेटेबल है। और आपको पता है एप्पल, पीच, एप्रिकॉट ये वो वाले फ्रूट्स हैं जो माउंटेन रेन वाटर से मिलते हैं। What they have done, they have made miracle in the genetic engineering और उन्होंने खारे पानी पर इसको उगाना शुरू किया। They don't have enough land, but they are cultivating huge amount of wheat. This is high technology. This is how we should work. South Korea started with the same plans what we did in 1950s and 60s. The same plans were adopted by them. They copied Pakistan. They copied Pakistan, and they started progressing on it. You can see where they are Asian tigers. सिंगापुर ने जब मलेशिया से सेपरेट हुआ था तो पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने ये वोट दिया था इसको सेपरेट। This is just a marshland. यहाँ पे दलदल है, गोडे गोडे पानी खड़ा हुआ है. This is not a good place. Where is Singapore these days? The strongest passport in the world is being held by Singapore. We need to follow these models, and only it's a matter of maybe 10 years to 15 years, and we will be totally out of wherever we are. So there are 3 strategies: the reactive, immediately work on the cost, immediately try to work on the foreign exchange, so that you may come out of this situation in 1 year. Work on the market development. This is just a matter of 1 year to 2 years. You will be in position to export your goods in other areas, and you will be getting a lot of foreign exchange. Number 3, that bumpy road to the highway strategy is that start working on the high tech, and in the next 10 years you will be totally out of not only the situation, rather you will be flying above the clouds and there is no need of worrying about the rain. Totally out. So, sir, next, thank you very much. I am ready to be wrong. Please ask questions. Any questions? सर इसमें जो शुरू में ये 30 ट्रिलियन की जो हमारी ओवरऑल ये है बिजनेस वॉल्यूम ओवरऑल वर्ल्ड का एक्सपोर्ट है, तो उस पे जो है पाकिस्तान या उसके इंपोर्ट कितना है वो पाकिस्तान का इंपोर्ट है 54 मिलियन और हमारा एक्सपोर्ट है 34-35। सो ओवरऑल आप देखें तो इतना ज़्यादा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो मैंने वही एक्सप्लेन किया कि इस ट्रेड डेफिसिट में जो हमें बड़े बड़े कट्स लग रहे हैं मशीनरी वाली साइड पे, एडिबल ऑयल वाली साइड पे और आपको पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम पे आप हाईटेक की तरफ अगर आप जाते हैं, मे बी यू नो इट और नॉट,
पाकिस्तान में हाइड्रल पावर से सिर्फ 2 वैली से 50,000 मेगावाट बिजली बनने की फिजिबिलिटी है। We are not working on it. यहाँ पे 275,000 मेगावाट की कैपेसिटी है विंड से। सो आप जस्ट इमेजिन करें, यहाँ पर थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा साइड पर फोकस करने के बाद आपका ये वाला जो इम्पोर्ट बिल है वो कहाँ पे जाएगा? 13 बिलियन से कितना नीचे? ऑलिव ऑयल, यस यस यस, ऐसे ही। सर एक और क्वेश्चन, जो एक्सपोर्ट वॉल्यूम है ओवरऑल, इसमें आपने 2 कंट्रीज की बात की, जिस तरह पोटेंशियल की ऑस्ट्रेलिया और जापान की, हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो उसका उस 34 या जो भी एक्सपोर्ट वॉल्यूम है ट्रिलियन में किसका प्रपोर्शन है कि हम क्या फील कर सकते, कितना, क्या हम बाकी ग्रैब कर पाएंगे, क्या वो इतना इम्पोर्टेंट है? प्लीज उसको स्लाइड में डेफिनेटली लव टू आंसर दिस। नीचे ये देखिए, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रशिया ये इंपोर्ट कहां से कर रहा है? चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया, चाइना, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, उज्बेकिस्तान, इटली, जर्मनी। अब इटली और जर्मनी से हमेशा ब्रांडेड गुड्स आता है, बिकॉज रशियन आर सेड टू बी वेरी रिच पीपल। सो वो जो ब्रांडेड गुड्स है वो जर्मनी और इटली से लेंगे, राइट? जो बाकी चीजें वो ले रहे हैं। अब आप देखिए, बांग्लादेश और वियतनाम इंपोर्ट करते हैं रॉ मटेरियल को, वैल्यू ऐड करते हैं और बेचते हैं। ये वो वाली स्लॉट है जो आप ओनर्स हैं रॉ मटेरियल, आप ग्रोअर हैं रॉ मटेरियल, तो यू कैन ऑफर देम एट बेटर प्राइस, यू कैन ऑफर देम a better service. So that's an area which is totally neglected. Pakistan is not doing anything there. So market development as is. Bangladesh and Vietnam, we can compete. We can compete even in Indonesia. They are larger in size than Pakistan. So उनकी अपनी cotton consumption जो वो भी हमसे ज़्यादा है. But maybe they are exporting rubber down the way. No. Not textile. वो भी है, ना textile भी करते हैं. There are also doing textile. Even US doing it. Anything? Thank you very much. Smart, informative, illustrative presentation by a smart personality. So much information and so much knowledge. इतनी informative जो एक सेशन है, बहुत चंद है जिनमें से एक है। तो ना सिर्फ जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट किया, उनका सोल्यूशन भी दिया। तो जो सबसे अच्छी चीज ये है कि हम क्या कुछ कर सकते थे और हम क्या कर रहे हैं, कितने रास्ते हैं जो हम अडॉप्ट करके बहुत डिकेड्स के अंदर, इन सालों के अंदर अपनी हालत बदल सकते हैं। और मैं ये ख्वाहिश कर रहा था कि शायद कोई फाइनेंस मिनिस्ट्री से या इंडस्ट्री की तरफ से जो हमारे पब्लिक सेक्टर के लोग हैं यहाँ भी बैठा होता और वो देखता, लेकिन क्या उनको ये चीज़ें पता नहीं होंगी? यकीनन पता होंगी, लेकिन बिल नहीं। एंड व्हेन देयर इज अ बिल देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो बहुत अच्छा सेशन। मैं गुजारिश करूँगा की नोट्स के लिए बड़ी हाई स्टाफ से तशरीफ लेके आए और इसको कीनोट तो नहीं कहना चाहिए। हर दफा बनाते हैं, तनवीर साहब कहते थे कीनोट आज क्या, मैं कहा चल गए इसमें जो टीम जो है चलिए सर। क्योंकि मैं पंजाब सर कितने मतलब लाइव आउट नहीं खतरा है कि चलो होगा ना मेरा नामा है मान होएगा, लेकिन मैं नहीं चाहिए देखो ये होती है कोई अगर मैंने क्लाइंट मिलता नहीं है ना, अगर सुन के होगी तो कोई बुलाएगा नहीं। तो मैंने अपने बिजनेस का खतरा है कि ऐसे मेरी गुफ्तगू सुनते। ओके, तो मैं ख्याल तुमसे मेरा कोई नाम मिला ना की नोट जगह क्यों देखो, क्योंकि जो इन्होंने देता है ना वो उसी की नोट
यानी की नोट स्पीच वो है जो जो आपने दी। अच्छा, मैं जब सुन रहा था तो ये कमाल की एम्यूजमेंट मैंने अपने उसमें यानी मैं हर शायद ये पहले दफे ये फीलिंग की है कि इस फोरम की जो खूबसूरती है, ये इस तरह के फोरम की किसी भी शहर में जो खूबसूरती है वो आज मुझे हुई कि एक इतना खूबसूरत स्पीकर उसी शहर का और उसी की एक तरह के फर्म में हमारी तरह के एक आम प्रोफेशनल, नॉट अ स्पीकर, नॉट अ मोटिवेशनल स्पीकर या कंसल्टेंट ट्रेनर नहीं है, एग्जेक्टिव है। जिस तरह तनवीर से अक्सर ये कहता था कि आप एग्जेक्टिव तलाश करें जो हम में से एक हो जिनका काम स्पीकिंग नहीं है, लेकिन उनका काम है कि वो अपनी ट्रेड को एक्सप्लेन करें, ताकि अगर वो फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग में आना चाहते हो तो हमें ये बड़ी स्ट्रगल रहती है मेरी और तनवीर के बीच में, जब वो होता है ना हमारा से स्पीकर्स भी आते हैं बीच में। अच्छा, तो लेकिन आज ये परफेक्ट है। तो जब मैं वहाँ पे था तो जो एम्यूजमेंट है, खूबसूरती है, वो ये थी कि एग्जैक्टली जो विजुलाइज किया था कि ऐसा स्पीकर। अच्छा, अगर आप इफ्तिखार से पहले मिले हो एज एन ऑडियंस तो कभी आपको लगा था कि इतने खूबसूरत स्पीकर होंगे? डिड यू एवर फील? मैं उन लोगों से नहीं पूछा जो उनको जानते हैं, यानी अगर आप सरफेस व्यू लेंगे, पूछ रहा हूँ पर्टिकुलरली जो स्ट्रेंजर है वो ये कह सके कुछ नो आई वुडंट नो, क्योंकि हमारा क्या है कि हमारा चाइल्ड इंटरेक्शन हुआ है, लेकिन ये है कि इतनी खूबसूरती अब सब किस में, कंटेंट में, मेमोरी में, इफ्तारों पे ही जरूरत नहीं पड़ी कि वो अपना स्लाइड देखे या डेट देखे। अच्छा, चूंकि मैं जब एंटर हुआ था तो जो टैरिफ की हिस्ट्री थी ना वो ये थी, मैं चूंकि खुद एक नलायक आदमी हूँ तो आई डिडंट इवन नो कि इससे पहले टैरिफ होगी से मैं क्या शायद होनी टैरिफ लग गया पहली दफा, चूंकि एक्टिव लाइफ में जो न्यूज में आया, जिसको हम CNN फैक्ट्री कहते हैं, जो न्यूज में आया वो यही टैरिफ है। अचानक शुरू मैं रात के वक्त में अमेरिकन टाइम तक मुझे रात को तकरीबन वो 3-4 बजे यानी मैसेज आया था कि जैसे ग्लोबल टैरिफ, तो उसकी पता चला कि पूरी हिस्ट्री, तो हिस्ट्री की कॉम्पिटेंस। अच्छा, फिर जो इससे आगे ये हो गया कॉन्टेंट वाला पार्ट, डिलीवरी में है क्या खूबसूरती, ह्यूमर, बिल्कुल फ्रेश लैंग्वेज, चाहे वो अंग्रेजी का इस्तेमाल है, उर्दू का इस्तेमाल है, ये उन्होंने किया। अच्छा, बीच में जो स्पीकर्स में जो चैलेंज आते हैं, मैं भी कह रहा था, क्योंकि मैंने प्रोफेसर था इस्लाम यूनिवर्सिटी में, कि सारे प्रोफेसर का को मल्टीमीडिया ना सकते किसी जगह वो गुस्से में लग पे उन्होंने जो बच्चे ऑपरेट कर रहा था क्लास से बच्चों को डांटन लगते वो तेरे को भी नहीं सकते। तो देखो माशाल्लाह उन्होंने बिल्कुल जितने भी कितने नजर नहीं आया ह्यूमर की था, टिपिकल गोल्डन स्टाइल बच्चों को गोल्डन काम किया था। उन्होंने यदि पावर पॉइंट खराब हो जाएगा तो वो नहीं इल्जाम किसी को लाते हैं, वो ह्यूमर करते हैं, वो कहते हैं पता नहीं मैं क्यों जी पावर पॉइंट लगता है पुरानी लाया है, US की बड़ी गंदी चीज है कि मशीन में पुत्र दी ऐसा ना करके ह्यूमर क्यों। आपका जो ओवरसीज है उसमें आपने कहीं पिक किया ह्यूमर, जो कि प्योर फैसलाबाद वाला बंदा आप वाला ह्यूमर नहीं रख सकता, क्योंकि इसमें जरूरी है कि दूसरे लोग औकात का खाना करे। तो माशाल्लाह इफ्तिखार ने उसको बड़ा हैंडल किया। तो ऑल्सो सेट एन एग्जाम्पल कि अगर डिस्ट्रप्शन आए या डिसअपॉइंटमेंट आए तो उसमें बगैर गुस्से हुए कैसे आपने वो चीज करना। ओके, सो कंटेंट, मेमोरी, शार्पनेस, ह्यूमर, हैंडलिंग चैलेंजेस, है ना। फिर उसमें ह्यूमर रहना, इसको कहते हैं यू आर स्टिल अ ह्यूमन, स्पीकर है और ह्यूमन भी है। अच्छा, मैंने बड़े बड़े स्पीकर्स के साथ भी काम किया, यानी आप कह रहे ग्लोबल जो स्पीकर्स हैं। अच्छा, वो सालों से इस काम में, फिर भी अगर कहीं पावर पॉइंट हो जाए या उन्होंने जो हैंडआउट्स पुराने वक्त में जो पेपर बेस्ड है गुस्से और लाख पैदा नहीं फटाफट है ना, कि ये फोटो कॉपी उन्होंने हैंड आउट की तकसीम की है, वो है कि ये इस वक्त तकसीम हो जाए इस एक्टिविटी में ना एक कागज में इतना अखर शोले है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है उन्हें ज़रा इशारा होता है कि जनाब तेरी औकात के में मैं सफ़र करके आया बिजनेस क्लास तो ज़ाहिर मैं अगर ट्रेनर आया ना वो प्रिसाइजली यही रीज़न है कि स्पीकर्स में दसना कि यू कैन ह्यूमनाइज स्पीकिंग, you can keep people's respects alive, because they're not directed to public relations तो मैंने इफ्तिखार के ਵਿੱਚ बहुत सारे ज्ञानों की जगह मिलना थी वो जिन्हें ਤੁਸੀਂ पैरामीटर्स रखते हो
कॉन्फिडेंस डे, स्पीकिंग डे, ह्यूमनाइज डे, वो सारे मनाने ज़्यादा इफ्तार में ओवरडोज कर दी थी तारीख में जिसकी माफी चाहिए किसी में ज़्यादा पैसे थे तो आई डोंट टेल यू कि इस सारे कैश एंड स्कूल में ह्यूगो बॉस तो मेरे ह्यूगो बॉस ने कितने शब्द वीडियो बनाते थे बॉस ऊपर चला गया कुछ वो तो वैसे बैठ गया उन्होंने अच्छा स्पीकर एयर प्रॉमिस की चलो इंपॉर्टेंट एनसीआर एंड तो थोड़ी जॉब पे गई थी तो मेरा मकसद भी इसके ध्यान था कि कम से कम एक बंदा फैसलाबाद चला जाके लो और जॉब अच्छा ये जब मैं ह्यूमन करता हूँ शहर को आपको पता है अक्सर बात फैसलाबाद के लिए कोई इस तरह का मैं शुरू में छोड़ता हूँ तो मकसद यही है क्योंकि मैं 25 साल कराची रह के आया हूँ और लंदन भी रहा हूँ 3 साल और इस तरह यूएस में भी तो जो वहाँ मैंने बेस्ट देखा वो चाहता हूँ कि यहाँ पर भी इस शहर में भी है हम भी ह्यूमनाइज हो अच्छा ह्यूमनाइज का फॉर एग्जाम्पल एक और जगह यानी आपसे मेरे चाय भी तो यहाँ का क्या है कि जो डोमिनेंट आदमी है मोस्ट पावरफुल सिर्फ वही बोलेगा बाकी सारे खामोश होंगे तो इसको हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक नहीं है स्पेस जो एयर टाइम है ना वो डेमोक्रेटिक नहीं है वो ऑटोक्रेटिक है कि सिर्फ बड़े ने बोलना है या जो ज्यादा बोलता है या बड़ी पोजिशन है लेकिन दुनिया में क्या होता है थोड़ा सा गिव एंड टेक आप सुनते भी हैं सुनाते भी हैं है ना अगले को एहसास होते हैं तो ये ज़ाहिर फैसलाबाद में कल्चरल चेंज जो है वो आने की जरूरत है तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आएगा तो मैं आई एम रियली ग्रेटफुल टू तनवीर इरफान साहब मुनीर शाकिर साहब राज साहब आज नहीं आ सके तो इन सब दोस्तों का जो इस शहर के कल्चर में छोटी छोटी तब्दीली ला रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छे आपके लिए ओकेजन्स के लिए कर रहे हैं जहाँ पे वी आर टेकिंग गुड थिंग्स फ्रॉम अवर स्पीकर्स और हमारी अपनी लाइफ में चेंज कर रहे हैं सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड रोल मॉडल ऑन ऑल थिंग्स आई सेड कॉम्पिटेंस फैमिली और आपका जो ह्यूमन इंट्रैक्शन है उसके साथ तो इट वॉज वंडरफुल टू लिसन टू यू और मुझे यकीन है कि यू कैन टेक दिस टू एनी वर्ल्ड स्टेज यानी अगर आप हाइटेक्स में भी या जिस तरह तनवीर ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है फॉर एग्जाम्पल आई एम श्योर उसकी कमेटी बनी होगी ना अगर जाहिर में अक्सर डिसाइड किया कि वो इसको डिप्लोमेटिकली देखेंगे रात उस तरह लेकिन जो मेरे जो करंट क्लाइंट है उस कमेटी के मेंबर है जो एमओसी की तो उन्होंने मुझे आके बहुत डिसअपॉइंटेड खबरें बताई कि देयर वाज नो रैशनैलिटी या कोई अच्छी तरह से पाकिस्तान इस मामले को नहीं देखा या हैंडल नहीं किया लेकिन जाहिर है हमारे मुल्क की बदकिस्मती है लेकिन तनवीरी की पॉइंट को मैं आगे नहीं जाऊँगा कि अगर इफ्तिखार जैसे जो कॉम्पिटेंट भी है बात कर भी सकते हैं वो जुबान भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इस तरह के लोग उन फोरम्स पे होंगे जहाँ पे ये डिस्कशन हो रही है कि हम कैसे डील करें विद यूएस तो फिर मेरे ख्याल में मुल्क जो है ना वो बेहतर डायरेक्शन में आना शुरू हो जाएगा एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू दैट कि जब यंगर और क्वालिफाइड और ह्यूमन जो क्या ह्यूमन लीडरशिप है वो आए उस जगह पर जहाँ पे हम बात चाहेंगे एंड आई लुक फॉरवर्ड टू दैट डे एंड आई होप कि आई सफिशिएंटली इनफ longer enough कि मैं देख सकूँ इस मुल्क को तब्दील होता हुआ इस मुल्क को बेहतरीन हो जाए थैंक यू Thank you.
photograph, please.